बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ हम एलिमिनेशन ऑफ ड्रग को ना डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। उसके अंदर मैंने बताया था कि फिर में स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन क्या होता है, CSS क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बराबर होता है। CSS इक्वल टू RO डिवाइडेड बाई CL, मतलब इन्फ्यूजन रेट डिवाइडेड बाई टोटल क्लियरेंस जितनी भी है ना, उसको हम कह रहे थे कि वो था स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। अभी जो है ना वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो है एलिमिनेशन कि जो है ना वो आर्डर्स, ज़ीरो आर्डर एलिमिनेशन और फर्स्ट आर्डर एलिमिनेशन, दोनों में क्या फ़र्क है। कंसेप्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम जो है ना, ओह माय गॉड मार्कर को क्या हो गया है, ओके। जो होता है ना ज़ीरो आर्डर एलिमिनेशन, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपने इस तरह अटैम्प्ट करना है, इंशाल्लाह आपको जो है ना अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ज़ीरो आर्डर एलिमिनेशन क्या है, जो कि कंसनट्रेशन के ऊपर, प्लाज्मा के अंदर कंसनट्रेशन जो है ना उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। आप जब भी ये है कि आपने कहना है रेट ऑफ एलिमिनेशन इज़ कांस्टेंट, सही है। हमारे पास रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट होता है रिगार्ड ऑफ प्लाज्मा कंसनट्रेशन, ठीक है। प्लाज्मा कंसनट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ाओ या कम करो, हमारे पास रेट ऑफ एलिमिनेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसके ऊपर जो है ना वो रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन के अंदर, ठीक है। कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग जो होता है ना वो पर यूनिट टाइम के अंदर आपने लिख देना है कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम इज़ एलिमिनेटेड, सही है। एक बात आपने याद, मतलब उसको कुछ भी नहीं होना, हर जगह उसने कांस्टेंट रहना, बेशक अंधेरी आए, बारिश आए, सैलाब आए, उसने हमेशा यही रहना है। जबकि जो फर्स्ट आर्डर है ना, इसके अंदर क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है ना वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होते हैं टू द ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक है। इज़ प्रोपोर्शनल टू ड्रग कंसंट्रेशन। जितनी हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतनी एलिमिनेशन ज़्यादा, जितनी कंसंट्रेशन कम होगी उतनी एलिमिनेशन कम होगी। अब इसके अंदर था कांस्टेंट अमाउंट, ये अमाउंट का लफ्ज़ आपने याद रखना है, ठीक है। जबकि इसके अंदर आपने बता देना है कि कांस्टेंट जो है ना फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शनली वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे बताएंगे आपने कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज़ एलिमिनेटेड, हो गया ना, सिंपल, सही है। एक कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एलिमिनेट होगी। अब देखो जो आपको फ्रैक्शन किस तरह आपने याद रखना है, एफ से फ्रैक्शन, एफ से क्या होता है फर्स्ट आर्डर एलिमिनेशन, ठीक है। अब कांस्टेंट अमाउंट है ना, तो इसके अंदर देखो अमाउंट के अंदर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है ना, तो यहाँ पे ज़ीरो के अंदर भी क्या आ रहा है, ZE और ओ आ रहा है, दोनों के अंदर ओ आ रहा है। अमाउंट के अंदर ओ आ रहा है, इसके अंदर ओ आ रहा है, फ्रैक्शन एफ के अंदर एफ, इस यहाँ पे फर्स्ट, मैंने तो यूँ ही याद किया हुआ है, बाकी आपको जिस तरह इजी लगे वो कर लेना। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब अगर आपने ये एग्जांपल लिख देंगे ना तो आपको जो है ना वो काफ़ी अच्छी इंप्रेशन मिलेगा। आपने लिखना है 100 मिलीग्राम, अपना कंसेप्ट अपने एग्जामिनर को बताना है। 100 मिलीग्राम से क्या हुआ 80 मिलीग्राम ड्रग, 80 से क्या हुआ 60 मिलीग्राम, 60 से क्या हुआ 40 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, ठीक है। यहाँ पे अब हमने एलिमिनेशन कितनी करी है, 20 मिलीग्राम की एलिमिनेशन, यहाँ भी 20 मिलीग्राम, यहाँ भी 20 मिलीग्राम और यहाँ भी 20 मिलीग्राम। अब देखो ये हमारे पास कांस्टेंट अमाउंट है, यहाँ पे 100 था फिर भी 20 है, यहाँ पे 80 है फिर भी 20 है, यहाँ पे 60 है फिर भी 20 है, यहाँ पे 40 है फिर भी 20 है, तो कांस्टेंट अमाउंट रहेगी ना। अब इसी एग्जांपल को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो किस तरह लिखूँगा, देखो अगर मेरे पास सपोज करें चले 80 था ना, 80 मिलीग्राम, ठीक है। इसका जो है ना वो मैंने कर दिया 40 मिलीग्राम हाफ, 40 से मैंने कर दिया 20 मिलीग्राम, 20 का हाफ कर दिया मैंने फिर 10 मिलीग्राम, सही है। अब यहाँ पे देखो सबसे, जब हमारे पास 80 मिलीग्राम था तो उसका जो है ना वो हाफ क्या 40 मिलीग्राम, तो कितना हमारे पास निकल गया 40 मिलीग्राम, फ्रैक्शनली चेंज हो रहा है। अब जब हमारे पास 40 था, 40 का हाफ कितना आ गया 20 मिलीग्राम, तो हमारे पास 20 मिलीग्राम एलिमिनेट हुआ,
ठीक है। जब 20 मिलीग्राम था तो हमारे पास 10 मिलीग्राम एलिमिनेट हुआ, तो बाकी बच गया 10। तो ये देखो 40 20 और में मतलब यहाँ पे फ्रैक्शनली चेंज हो रहा है। अच्छा, अगर इसका टाइम की बात करें ना, तो यहाँ आपने लिख देना 2 घंटे बाद 2 हावर, सपोज करें ये भी 2 हावर है, ये भी 2 हावर है, 2-2 घंटे बाद जो है ना आपने ये रीडिंग ली है। सही है, हर 2 घंटे बाद देखो। ठीक है, इसके अंदर क्या था 20 20 20 20, इसके अंदर 40 20 10, मतलब फ्रैक्शनली यूँ नीचे की तरफ डिक्लाइन कर रहा है। लेकिन ये जो है ना वो अपना वही कांस्टेंट वैल्यू रख के बैठा हुआ है 20 20 20 20। सही है। अब जो है ना वो आपने लिख देना आफ्टर एवरी 2 हावर हमारे पास जो है ना वो 20 मिलीग्राम जो थे ना वो एलिमिनेट हुई है। और यहाँ पे जो है ना वो 10 के बाद क्या आ जाएगा, ठीक है, उसका जो जो भी है ना वो उसका फिर हम ज़ीदा हाफ कर लेंगे। मतलब इन सिंपल वे के 4 to 5 हाफ लाइफ के अंदर जो है ना वो हमारी कंप्लीट ड्रग जो है ना वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाना है। एक ये आप बात आपने फर्स्ट ऑर्डर के अंदर बता देनी है कि 4 से 5 घंटे लगेंगे हमें किसी भी ड्रग को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने के लिए। अच्छा, अब इसकी जो है ना वो एग्जांपल किस तरह याद रखनी। एग्जांपल के लिए एक निमोनिक है पी, जिस तरह होता है ना मटर, ठीक है, वहीं से आपको बता रहा हूँ कि पी से क्या है, पेंटाइन, PHENY, इथाइल अल्कोहल, ई से इथाइल अल्कोहल, और ए से क्या है, एस्पिरिन। सिंपल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जो दूसरे नंबर पे है ना फर्स्ट ऑर्डर की, वो जो भी ड्रग इन तीन के अलावा, फेंटाइन के अलावा, इथाइल अल्कोहल के अलावा, एस्पिरिन के अलावा, ऑल अदर ड्रग्स जितनी भी है ना वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती हैं। ठीक है, सिर्फ ये तीन को छोड़ के जो है ना वो बाकी सारे के सारे ड्रग जो है ना फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती हैं। अब बुक के अंदर जो है ना वो आपको एक ग्राफ भी नज़र आएगा मिनी कैटजन का, अगर मैं दिखा दूँ तो ये वाला ग्राफ देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर का देखो, कौन ये जो है ना वो फ्रैक्शनली डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन ये जो है ना वो अपनी कांस्टेंट अमाउंट के साथ ही नीचे आ रहा है। मतलब जिस जिस तरह जो है ना प्लाज्मा कंसनट्रेशन कम हो रही है, वो 2.5 यूनिट पर आवर, 2.5 यूनिट पर आवर, 2.5 यूनिट पर आवर, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सही, लेकिन यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शनली डिक्रीज़ कर रही है, 5 है, 2.5 और 1.5। ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ, ये आपने लाजमी बना लेना है। मतलब मैं यहाँ अगर जीरो ऑर्डर का बनाऊँ तो यू करके बना देना है, आपने फर्स्ट ऑर्डर का जो है ना वो यूँ एक इस तरह करके बना देना। ये वही कह रहा है कि प्रोपोर्शन टू कंसिडरेशन मोर हो गया, और ये वो सारे सारे आपने पढ़ लेना है, वही बात कह रहा है। ठीक है, रेट उसके अंदर कांस्टेंट रहता है, उसके अंदर वो फ्रैक्शनल चेंज आ जाती है, बस ये एक बात है। यहाँ पे प्लाज्मा कंसनट्रेशन, और यहाँ पे टाइम, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे प्लाज्मा कंसनट्रेशन। ओह माय गॉड, दिखाई नहीं दिया, सॉरी यार। ये इस तरह का ग्राफ है, आपको यहाँ से देख लेंगे, यही ड्रा करना है आपने। सही हो गया। तो गाइज नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है टॉपिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। आपने बताना है केमिकल अल्ट्रेशन है विद ड्रग अंडरगो विद इन द लिविंग। जितनी भी केमिकल अल्ट्रेशन आपको फेस करने को मिलेगी ना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी ड्रग की, ठीक है, केमिकली उसको अल्टर करना है। केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म कौन कौन सी हैं, एक है लीवर, एक है जीआईटी। दो इंपॉर्टेंट साइट है। लीवर के अंदर जो होता है ना वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है ना वो ड्रग मेटाबॉलिज्म का जो है ना वो आपको लीवर ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या करवाना है, इसके पास डिटॉक्सीफाइंग एजेंट आपने बता देने हैं, डिटॉक्सीफाइंग एजेंट्स इसके पास होते हैं उस ड्रग के लिए। कैसे ये डिटॉक्सीफाई करता है, आपको पता है कि आपने केमिस्ट्री के अंदर भी बायोकेम के अंदर पढ़ा होगा, P450 साइटोक्रोम P450 जो एक सिस्टम होता है ना, ठीक है, साइटोक्रोम P450 सिस्टम, इसको आपने एलैबोरेट करना है, जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड, इसको मैं लिख ही दूँ ताकि आपको, मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज। ठीक है, मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज वाला ये सिस्टम जो है ना, इसका काम डिटॉक्सीफाई करना। तो ये क्या करेगा, केमिकल अल्ट्रेशन करेगा। इसके पास होते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम्स, ठीक है, कुछ माइक्रोसोमल होती हैं प्लस कुछ नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स भी होते हैं, जो कि ड्रग्स की बायो ट्रांसफॉर्मेशन और इसकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए करते हैं। मतलब यूँ आप क्या कह रहे हैं ना, लीवर है ना, तो यहाँ पे साइटोक्रोम P450 या मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज एक्ट करता है और उसको वो अल्ट्रेशन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है जीआईटी। जीआईटी में कैसे होता है ड्रग की, मतलब देखो ना, अब जीआईटी के अंदर कौन कौन से होते हैं जूसीज, आप कह रहे हैं, गैस्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है,
कितना ताकतवर होता है, ठीक है। कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे पास आ जाते हैं, कुछ इंटेस्टाइनल जो होते हैं ना वो एंजाइम्स हमारे पास आ जाते हैं। गैस्ट्रिक हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, और कुछ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स आ जाते हैं। ये मिलके जो है ना वो ड्रग की अल्ट्रेशन करती हैं। अब ये कैसे है, ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन आप दे रहे हैं, मतलब लंग्स प्लस किडनी, ये भी आप कह सकते हैं जीआईटी के साथ साथ ये जो है ना वो इन्वॉल्व है ना, तो लंग्स हो गया, किडनी हो गया, आप कह लें ब्लड हो गया, और स्किन हो गया। ये भी चार जो है ना इसी की बायो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है ना वो हेल्प आउट करते हैं। क्योंकि इसका जो है ना वो ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन इंजाइम की होती है ना, तो इस वजह से यहाँ पे भी हमारे पास जो है ना वो सारे के सारे बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती हैं। अब मैं बताता हूँ कि फैक्टर्स कौन कौन से इफ़ेक्ट करती हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन को। कुछ होते हैं जेनेटिक, कुछ एज, केमिकल, न्यूट्रिशनल, सेक्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोजेज और डिजीज, ठीक है। जो फैक्टर इफ़ेक्ट करती है ना वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में, वो है जेनेटिक फैक्टर में कह लें आप एसी, यहाँ इससे लिखता हूँ, जेनेटिक फैक्टर में आप कह लें एसीटाइलेशन जो होता है ना वो एक करेगा, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट में बिल्कुल आपको जो एग्जामिनर को दिखें, ठीक है। उसके बाद आप कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस। एसीटाइलेशन में क्या है, एसीटाइल ग्रुप्स कोई भी हम ना वो इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से ड्रग की अल्ट्रेशन हो जाती है। हाइड्रोलाइसिस में मतलब क्या है, H2O की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी। इसके अलावा ऑक्सीडेशन जो होता है ना, ठीक है, वो इन्वॉल्व होता है, मतलब O2 की इन्वॉल्वमेंट सारी की सारी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एज। एज में क्या हो जाता है कि जो बच्चे एक तो होते हैं मतलब इन्फेंट्स, ठीक है, और जो ओल्ड जो है ना बूढ़े, ओल्ड पीपल जो है ना बूढ़े लोग, उनके अंदर क्या होता है, ड्रग की जो है ना बायो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी सी क्या है कम हो जाती है, डिक्रीज्ड हो जाती है ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन। वजह क्या है, वही हेपेटिक फंक्शन है उनका जो है ना, लीवर बच्चों के अंदर तो अभी इतना डेवलप नहीं होता है, बड़ों के अंदर जो है ना वो ओल्ड एज वालों के अंदर वो बेचारा काम कर करके वैसे ही थक जाता है। तो ये है एक एज फैक्टर। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग। इसके अंदर क्या आ जाता है, कुछ ड्रग जो है इंड्यूस या इनहेबिट करती हैं मेटाबॉलिज्म को, दूसरी ड्रग को। मतलब हमने ऑलरेडी एक ड्रग दे रखी है ना, तो सम अदर ड्रग जो होता है ना वो या तो साइटोक्रोम P450 जो है ना, साइटोक्रोम P450 सिस्टम, ये वाला, इसको या तो वो मेटाबोला इंड्यूस करवा देगी, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, या फिर उसको इनहेबिट कर देगी वो ड्रग। तो इस वजह से जो है ना वो इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमारे पास जो है ना बायो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या होता है, स्टारवेशन और माल न्यूट्रिशन जो होती है ना, मतलब भूख, जिस तरह अफ्रीका के अंदर स्टारवेशन और माल न्यूट्रिशन, ये क्या करती है, ये ड्रग की मेटाबॉलिज्म को कम करेगी हमेशा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके पास जो है ना वो, आप बता दें कि डिक्रीज्ड प्रोटीन है, जिसकी वजह से प्रोटीन कम होगी तो हमारे पास मेटाबॉलिज्म वो भी डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है। लीवर एंजाइम अपना प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे तो वो हर चीज़ कम हो जाएगी। सेक्स के अंदर आ जाएंगे तो जो ऑब्वियसली जो है ना वो मेल के अंदर जो है ना वो ज़्यादा ड्रग की मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है। आप कह लेंगे मेल के अंदर इंक्रीज्ड ड्रग मेटाबॉलिज्म। वजह क्या पूछेंगे, वजह बता देनी है आपने कि इंक्रीज्ड हेपेटिक माइक्रोसोमल एक्टिविटीज़ जो है ना वो बड़ी होती है। इंक्रीज्ड हिपैटिक जो भी है ना माइक्रोसोमल एंजाइम एक्टिविटी, जो मैंने साइटोक्रोम P450 वाले बताया ना, माइक्रोसोमल नॉन माइक्रोसोमल, वही आप बता देना, इंक्रीज माइक्रोसोमल एंजाइम एक्टिविटी। तो मेल का आपने बता देना को बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है। वो कह रहा है कि ओरल रूट जो होता है ना वो मैक्सिमम हेपेटिक मेटाबॉलिज्म शो करता है, सही है। ओरल रूट जो है ना शो मैक्सिमम हिपैटिक एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि इसका जो फर्स्ट पास इफेक्ट है ना वो सारे का सारा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने इसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन कितनी करनी है, क्योंकि ये फर्स्ट पास जो है ना वो ज़्यादा, इस वजह से इसकी जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो ज़्यादा होगा। फर्स्ट पास इफेक्ट सारे का सारा इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डोजेज। हाई डोज लो मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मतलब वो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड।
तो आप यहाँ पे बता देंगे अगर हमने बहुत ज़्यादा हाई डोज दे दी है ना, हाई डोजेज दे दी है, ठीक है, तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, और जब डिक्रीज होगा तो हमारे पास उस ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये टॉक्सिसिटी का कहा जाएगा। जब डिजीज़ की बात करें तो हमारे पास जो भी लीवर डिजीज़ है ना, ठीक है, और रीनल डिजीज़, ये मोस्टली जो है ना वो इफ़ेक्ट करती हैं इसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म। लीवर डिजीज़ जब होगी तो साइटोक्रोम P450 सिस्टम कंप्रोमाइज्ड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज्ड हो जाएगा हमारे पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म कम होगा, तो जिसकी वजह से एक्शन ऑफ ड्रग जो होता है ना वो हमारे पास बेसिकली बढ़ जाएगा। देखो ना, जब वो ड्रग मेटाबोलाइज़ नहीं होगी तो वो वहीं फिरती रहेगी, फिरती रहेगी, फिरती रहेगी, और वो अपने रिसेप्टर को बार-बार लगेगी, बार-बार लगेगी, और उनकी अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाती रहेगी। लीवर डिज़ीज़ में दवाई का ज़्यादा असर होता है, क्यों? क्योंकि लीवर उसको मेटाबोलाइज़ ही नहीं कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ। लीवर डिज़ीज़ में मेटाबॉलिज़्म कम हो जाएगा, ठीक है, ड्रग का। तो जब वो मेटाबोलाइज़ नहीं होगी किसी और फॉर्म में, बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, तो वो ड्रग वहीं जिस्म में पड़ी रहेगी, जितने भी रिसेप्टर हैं सबके साथ लग जाएगी। तो इस वजह से इसका एक्शन जो है आपने कहना है वो बढ़ जाना है। रीनल डिजीज़ की बात कर लें तो रीनल डिजीज़ में देखो ना, अब ड्रग एलिमिनेट ही नहीं हो रही, ठीक है। एलिमिनेशन जो होता है ना वो ड्रग की नहीं हो रही रीनल डिजीज़ में, किडनी फेलियर में रीनल एलिमिनेशन नहीं हुई। एलिमिनेशन ना होने की वजह से ड्रग फिर वही बॉडी के अंदर पड़ी रहेगी, खा वो मेटाबोलाइज हो या ना हो। वो जितनी ज़्यादा ड्रग रहेगी बॉडी में उसका मेटाबॉलिज्म कम होता रहेगा, ठीक है। तो वो बार बार रिसेप्टर को लगती रहेगी, लगती रहेगी, लगती रहेगी, नतीजतन क्या होगा, हमारे पास एक्शन ऑफ ड्रग इंक्रीज। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको समझना है, सही है। अब यहाँ पे देखो ना, अगर मैं आपको बताऊँ ऑब्जेक्टिव्स क्या है मेटाबॉलिज्म के, तो वो मतलब हमने मेटाबॉलिज्म करते क्यों है, आपको ये तो पता होना चाहिए। हमने क्या करना है, उस ड्रग की टर्मिनेशन करवानी थी, इसलिए हम मेटाबॉलिज्म करें, टर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ड्रग, ठीक है, नंबर एक बात ये। या फिर एक्टिवेशन करवानी होती है किसी भी प्रो ड्रग की, सही है, जो पहले से दी हुई उसकी ड्रग उसको हमने एक्टिवेट करवाना होता है। या फिर जो होता है ना वो कुछ ड्रग हम अनचेंज एक्सक्रीट कर, मतलब हमने कुछ ड्रग्स को अनचेंज फॉर्म में ना एलिमिनेट करना होता है, क्यों? ताकि हम ना किसी भी एक्शन को जो है ना उस ड्रग के एक्शन को वो क्या करें, टर्मिनेट कर सकें। बस एक बात ये बता देनी है, ये है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हमने मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत की होगी, या किसी प्रो ड्रग की एक्टिवेशन करवाने के लिए, या फिर उस ड्रग को टर्मिनेट करवाना है किसी में, ठीक है। तो किसी भी ड्रग जो है ना अनआयोनाइज्ड ड्रग उसको हमने निकलवाना होता है, तो इस वजह से जो है ना हमारे पास ये मेटाबॉलिज्म आ जाती है। होप सो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये आपको बायो ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से, और फर्स्ट ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन के बारे में कोई अच्छा सा आइडिया हो गया होगा। फिर भी अगर किसी की क्वेरी है, कोई मुझसे गलती हुई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से जितना हो सका था मैंने शॉर्टेस्ट फॉर्म में, अगर इस तरह आप लिखेंगे ना तो मतलब 14 तबक रोशन हो जाते हैं एग्जामिनर के, इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाकी अभी मैं नेक्स्ट जो है ना वो फेजेस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करता हूँ, फेज़ 1 फेज़ 2, उसके बाद हम इंजाइम इंडक्शन इंजाइम इनहिबिशन डिस्कस करते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन है वो डिस्कस करके फिर हम चलेंगे डोजेज कैलकुलेशन पर, फार्माकोडायनामिक्स पे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।